पिंकी रास्ते से जा रही थी पर तभी अचानक से सामने से कोई गाड़ी आ जाती है और पिंकी को टक्कर मार के आगे चली जाती है। गाड़ी वाला मुड़कर भी नहीं देखता कि पिंकी को चोट भी आई होगी और पिंकी के पैर से खून निकलने लगता है। कुछ लोग जो आसपास से गुजर रहे थे वो पिंकी के पास तुरंत आते हैं और उसकी मदद करते हैं। तभी डिटेक्टिव जे भी वहाँ से कहीं जा रहा था, तो जब वो ये सब देखता है तो उसका डिटेक्टिव माइंड चलने लगता है और वो लोगों से पूछताछ करता है। पिंकी जी को जिस कार ने टक्कर मारी, आप में से किसी ने वो गाड़ी का नंबर नोट किया क्या? एक आदमी कहता है, नहीं सर, गाड़ी का नंबर तो नोट नहीं किया, लेकिन वो किस रंग की थी और कुछ डिटेल्स आपको बता सकता हूँ। ठीक है, बताओ, उन्हीं से कुछ क्लू मिल जाएगा। आदमी ने डिटेक्टिव जी को उस गाड़ी की डिटेल्स दी, उसका रंग और बाकी सभी जानकारी भी थी। डिटेक्टिव जी भी उस रंग की कार देखने निकल पड़ा। बेचारे को बहुत मेहनत करनी पड़ी पर फिर भी उसे हाथ कुछ नहीं लगा। बेचारा थक गया और एक कैफे में रुककर चाय पीने लगा। सुबह से शाम होने को आई है और अभी तक उस रंग की एक गाड़ी भी नहीं मिली, पर मैं भी बहुत जिद्दी हूँ, आसानी से हार नहीं मानूंगा, ढूंढ कर रहूंगा। डिटेक्टिव जे फिर से गाड़ी ढूंढने निकल गया और कुछ देर बाद उसे उस रंग की 3 गाड़ी भी मिली और वो उन गाड़ियों के मालिक के पास गया तो पहली कार का मालिक कहता है, सर, मेरी कार तो कई दिनों से यहीं खड़ी हुई है और मेरे पैर में भी चोट लगी हुई है, तो मैं तो कार चला नहीं सकता। अभी अभी अपनी कार को वॉश करने आया हूँ सर। डिटेक्टिव जे ने दूसरे कार वाले के मालिक से पूछा तो उसने बताया, सर, मेरे तो सर में बहुत दिनों से चोट लगी हुई है और डॉक्टर ने मुझे घर से निकलने से भी मना किया है। गाड़ी चलाना तो बहुत दूर की बात है। ये देखिए, इस पर भी कितनी धूल जमी हुई है। अभी इसको साफ करने ही आया हूँ सर। डिटेक्टिव जे तीसरे कार वाले से पूछता है तो वो बताता है, सर, मेरे हाथ में चोट आई हुई है, ये देखिए, प्लास्टर भी चढ़ा हुआ है और जब हाथ ही सही नहीं है तो मैं कार कैसे चला सकता हूँ सर, आप ही सोचिए ना। डिटेक्टिव जी ने ध्यान से देखा तो वो समझ गया कि उन तीनों में से झूठ कौन बोल रहा है। क्या आप बता सकते हैं? सोचिए और बताइए। चलो हम बता देते हैं। पहला वाला तो अपनी कार वॉश कर रहा है, दूसरे की कार पर बहुत धूल जमी हुई है और तीसरे कार वाले की गैराज में कार के टायर के निशान है, मतलब कार चली है। और वो आदमी झूठ बोल रहा है कि काफी टाइम से उसकी कार नहीं चली। अगर उसकी कार नहीं चली तो ये टायर के निशान भी नहीं होते, मतलब ये गाड़ी अभी अभी चल कर आई है। डिटेक्टिव जे उसका झूठ पकड़ लेता है और उसके हाथ से वो प्लास्टर भी उतार देता है और उसको एक थप्पड़ जड़ता है और वो आदमी अब सच सच बोल देता है। केस यहीं सॉल्व हो जाता है और डिटेक्टिव जे अपनी समझदारी से ये केस सॉल्व कर देता है। पीहू रसोई में काम कर रही होती है, उसे बहुत देर हो जाती है, जिस वजह से अब पीहू का गुस्सा आने लगता है क्योंकि पीहू की देवरानी पीहू की मदद करने के लिए नहीं आती है और बहुत देर हो जाने के बाद भी जब कुहू नहीं आती तो पीहू रसोई से बाहर जाती है और अपनी सास टूनी से कहती है, माँ जी, आखिर मैं कब तक अकेले रसोई में काम करती रहूंगी? अब तो मेरी देवरानी भी आ गई है और वो अब तक मेरी मदद करने के लिए रसोई में आई ही नहीं। अरे बहू, उसकी अभी नई नई शादी हुई है, इसलिए उसे थोड़ा सा आराम करने दे, उसके बाद तो तुम दोनों को ही घर संभालना है, जरा थोड़ा सब्र कर ले बहू। तब तक आप लोग कमेंट में बताइए 9 - 0 कितने होते हैं। अरे माँ जी, अब तो शादी को भी बहुत दिन हो गए हैं और भला अब कब तक वो आराम करेगी? आखिर कब तक मैं ही नौकरों की तरह यहाँ रसोई में काम करती रहूंगी? अरे जब ये घर हम दोनों बहू का है तो हम दोनों को साथ में ही काम करना चाहिए ना। कम से कम काम ना करे तो मेरी मदद तो करवा ही सकती है ना रसोई में आकर। बहू, कुछ दिन और रुक जा, उसके बाद तुम दोनों मिलकर ही सारा काम कर लिया करना, ठीक है? माँ जी, मैं सब जानती हूँ, आपको सारा प्यार अपनी छोटी बहू पर ही आता है बस। देवर जी ने अपनी पसंद से शादी कर ली है ना, और आपको भी वो बहुत पसंद है, इसलिए आप उसे कुछ तो कहोगी है ही नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है बहू। तभी पीछे खड़ी कुहू अपनी जेठानी की बात सुन लेती है और उसे कहती है, अरे दीदी, मैं आ तो गई हूँ आपकी मदद के लिए। और माँ जी, दीदी सही तो बोल रही थी, जब घर दोनों बहू का है तो दोनों को ही काम करना चाहिए, एक को नहीं। ये सुनकर पीहू का गुस्सा कम होने लगता है और टोनी अपने मन ही मन कहती है, अरे वाह मेरी छोटी बहू, तू तो बहुत सयानी निकली। बड़ी बहू का गुस्सा भी खत्म कर दिया और घर में लड़ाई होने से भी बचा लिया। मेरी छोटी बहू घर को जोड़ना जानती है। आज सभी अच्छे से मिलजुल कर रहने लगे थे। माहौल बिल्कुल बदल गया था। तभी एक दिन पीहू की छोटी बहन चिंकी पीहू के ससुराल आती है और अपने मन ही मन में कहती है, तो ये है वो लड़की जिस वजह से मैं इस घर की बहू नहीं बन पाई। अब देखना मैं कैसे तुझे दुखी करती हूँ।
चिंकी अपनी दीदी से कुहू की बुराई करने लगती है, लेकिन पीहू अपनी बहन से कहती है, अरे तू फालतू में गलत सोच रही है, मेरी देवरानी तो बहुत सयानी है, वो तो बहुत अच्छी है, तू ज्यादा मत सोचा कर, जा जाकर आराम कर। अब चिंकी धीरे धीरे कभी टोनी से तो कभी कुहू के पति पिंटू से कुहू की बुराई करने में लगी रहती। एक दिन जब कुहू चाय बना रही थी तो उसके हाथ से गलती से कप नीचे गिर जाता है और वो टूट जाता है, जिस पर चिंकी कहती है, अरे दीदी, माने आपकी बहू को ठीक से काम करना भी नहीं आता है, जब से आई है तब से ऐसे ही नुकसान करने में लगी है, कैसी बहू ले आए आप घर। चिंकी, मैं कब से देख रही हूँ तुझे, जब से तू आई है तब से तू मेरी सयानी देवरानी के पीछे पड़ी हुई है। मैं सब अच्छे से समझती हूँ, समझी ना। अब अच्छा यही होगा कि तू वापस चली जाए। मैं अपनी देवरानी के साथ रहकर सयानी हो गई हूँ और अपने घर को टूटने नहीं दूंगी। चल निकल यहाँ से। पीहू अपनी बहन को घर से निकाल देती है और अपनी देवरानी के साथ खुशी खुशी रहती है। एक बार आचार्य जयसूर्य के शिष्य भैरव भिक्षाटन के लिए एक नगर में पहुंचते हैं। बहुत देर चलने के बाद उन्हें तेज प्यास लग जाती है, तो वह एक कुएं के पास जाता है जहां पर कुछ स्त्रियां पानी भर रही होती है। वह शिष्य उन स्त्रियों से कहता है कि कृपया क्या आप मुझे पानी पिला सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत तेज से प्यास लगी है। उनमें से एक स्त्री आनंद को पानी पिलाती है और वह स्त्री आनंद के रूप से मोहित हो जाती है। मन ही मन में सोचती है कि यदि मुझे विवाह करना है तो इसी व्यक्ति से करना है, क्योंकि इतना सुंदर व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। वह स्त्री अपने मन में कई तरीके की योजना बनाती है कि किसी भी तरह से उस व्यक्ति से विवाह कर सके। आनंद वहाँ से जा ही रहा होता है। वह स्त्री आनंद को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करती है। आनंद उस स्त्री का आमंत्रण स्वीकार लेते हैं और उसके घर भोजन के लिए चले जाते हैं। घर पहुंचकर वह स्त्री खाना पकाती है और आनंद को भोजन परोसती है। आनंद भोजन करना शुरू करते हैं और जब आनंद भोजन कर रहे होते हैं तो वह स्त्री आनंद को बिना पल के झपके देख ही रही होती है। आनंद भोजन करने के बाद उस स्त्री के घर से चले जाते हैं। आनंद के जाने के बाद वह स्त्री अपनी माँ से कहती है, माँ, आपको मेरे विवाह की कोई चिंता लगी नहीं है। उस स्त्री की माँ कहती है, हाँ पुत्री, तुम्हारी विवाह तो करनी है। तब वह स्त्री कहती है, तो ठीक है, मैं विवाह के लिए तैयार हूँ और मैंने अपना वर भी चुन लिया है। उस स्त्री की माँ पूछती है कि वह वर कौन है। वह स्त्री कहती है, वो जो अभी सन्यासी भिक्षु आए थे ना हमारे घर भोजन के लिए, वही है। उस स्त्री की माँ कहती है, पागल हो गई हो क्या, वह तो सन्यासी है और उसने संसार को त्याग दिया है। तब वह स्त्री कहती है, क्या हुआ माँ, मैं उन्हें पुनः संसारी बना दूंगी। तब माँ कहती है, यह नहीं हो सकता। तब वह स्त्री, अरे माँ, अगर तुम चाहो तो सब हो सकता है। तुम जादू टोना जानती हो ना, तो ऐसा कोई मंत्र फेरो कि वह सन्यासी भिक्षु मेरे हो जाएं। और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो मैं मर जाऊंगी। इसके लिए क्या आप तैयार हो? उस स्त्री की माँ कहती है, ठीक है, यदि तेरी यही जिद है तो ऐसा करके उसे एक बार भोजन पर फिर से बुला। मैं वशीकरण से उसको भोजन में दाने मिला के खिला दूंगी, फिर वह सन्यासी भिक्षु हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाएगा। माँ की बात सुन के अगले दिन फिर वह स्त्री आनंद को भोजन के लिए बुलाती है। आनंद उस स्त्री की बात मान लेते हैं और उसके घर भोजन के लिए प्रस्थान करते हैं। आनंद उसकी आमंत्रण को स्वीकारते हैं और उसके घर खाने के लिए चले जाते हैं। वह स्त्री पहले से ही वशीकरण के दाने खाने में मिलाए हुए थे, जिसके कारण आनंद बेहोश हो जाते हैं। आनंद के बेहोश होते ही वह स्त्री आनंद के साथ गंधर्व विवाह की तैयारी में लग जाती है। इस तरफ आचार्य के पास सभी भिक्षाटन करके वापस लौट जाते हैं, परंतु आनंद नहीं लौटते। आनंद के वापस न आने के कारण आचार्य अन्य भिक्षुओं से उसके बारे में पूछते हैं। सभी शिष्यों में से एक शिष्य कहता है, आचार्य, आज आनंद एक स्त्री के घर भोजन के आमंत्रण पे गए हैं। तो आचार्य कहते हैं, परंतु बहुत समय हो गया है, अब तक उसे लौटाना चाहिए था। तुम जाओ और उसे देखकर आओ। वह भिक्षु स्त्री के घर जानता था जहां आनंद भोजन के लिए गया था। वह शिष्य सीधा उस स्त्री के घर पहुंचता है और देखता है कि वह स्त्री आनंद के साथ गांधर्व विवाह की तैयारी कर रही है। इतने में ही आनंद को भी होश आ जाता है और वह स्त्री और उसकी माँ की कोशिश नाकाम हो जाती है।
वह शिष्य आनंद और उन दोनों माँ बेटी को आचार्य के पास ले आता है और आचार्य को पूरी घटना समझाता है। आचार्य उस स्त्री से यह सब करने के कारण पूछते हैं। वह स्त्री आचार्य से कहती है, मैं आनंद से प्रेम करती हूँ। आचार्य उस स्त्री से पूछते हैं, आनंद में ऐसी क्या विशेषता है जिसने तुम्हें इतना मोहित कर दिया है? तो वह स्त्री कहती है, मुझे आनंद का सब कुछ अच्छा लगता है। उसकी आँखें, उसकी नाक नक्शा, उसकी चाल, उसकी वाणी और सब कुछ। मैं उसे हर रूप में प्रेम करती हूँ। तब आचार्य कहते हैं, आनंद में रूप और गुण तो है ही, परंतु क्या तुमने उसका प्रेम से भरा हृदय देखा है? क्या तुम जानती हो कि आनंद सर्वाधिक प्रेम किससे करता है? तो वो स्त्री कहती है, मुझसे तो नहीं करता। तो आचार्य कहते हैं, यही तुम चूक गई। आनंद तुमसे भी प्रेम करता है, लेकिन उसके प्रेम की व्याख्या वह नहीं है जो तुम समझती हो। आनंद स्वतंत्र है, मुक्त है। उसका प्रेम बहुत गहरा है और वह समस्त मानव जाति से प्रेम करता है और यह चेष्टा करता है कि समस्त मानव उस प्रेम के मार्ग पर चल सके। उसका प्रेम उसे जलाता या दुखाता नहीं है, जिस प्रकार तुम्हारा प्रेम तुम्हें जला रहा है। यदि तुम आनंद से सच्चे प्रेम करती हो तो तुम समझोगी और उसके प्रेम में कभी बाधक नहीं बनेगी, बल्कि उसके प्रेम को ऊंचाइयों तक ले जाने की कोशिश करोगी। आचार्य की यह बात सुनकर स्त्री रोने लगती है और आचार्य से कहती है, मेरा प्रेम स्वार्थी था और आनंद को अपने आप से बांधना चाहती थी। क्या मैं भी संन्यास स्वीकार के आनंद की तरह प्रेम कर सकती हूँ? और क्या आप मुझे सिखाएंगे ऐसा प्रेम जो निस्वार्थ हो, जो संपूर्ण मानव जाति के लिए हो? तो आचार्य कहते हैं, अवश्य सिखाऊंगा। समस्त मानव जाति को, जीव जंतुओं को प्रेम करना एक साधना है। इस साधना को पार करने में हम सब सक्षम हो जाएंगे तो सब हंसी खुशी जिंदगी बिता सकते हैं।